आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI वॉरियर्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 200 प्रश्नों का एक समूह, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल यानी टफ से लेकर बिल्कुल सरल तक के सवालों को यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे और फुल इन्फॉर्मेशन देंगे आपको हर एक प्रश्न की। क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इसके जितने भी पार्ट्स आएंगे आपको उन सबको ध्यान से देखना है और अपने सभी मित्रों को शेयर भी करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चनों का एक वीडियो मिलेगा, जो कि आपका पूरा 10 दिन में आपका ये जो बैच है ये आपका कंप्लीट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन आउटसाइड माइक्रोमीटर डॉटम लाइन एंड ग्रेजुएशन आर मार्क्ड ऑन। माइक्रोमीटर में ग्रेजुएशन लाइन और डॉटम लाइन कहाँ पर अंकित होती है? तो माइक्रोमीटर में बेरल वाला पार्ट जो होता है, बेरल जिसे हम लोग स्लीव और हब भी कहते हैं, उस पर डॉटम लाइन और ग्रेजुएशन लाइन अंकित होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू पार्ट्स ऑफ अ ट्राई स्क्वायर आर। ट्राई स्क्वायर के दो पार्ट कौन से होते हैं? तो ट्राई स्क्वायर के दो पार्ट आपके स्टॉक और ब्लेड होते हैं। ठीक है, स्टॉक और ब्लेड। और ट्राई स्क्वायर का साइज जो होता है वो स्टॉक के अंदरूनी हिस्से से लेकर ब्लेड के कार्यकारी हिस्से तक उसकी लंबाई से ही ट्राई स्क्वायर का साइज निकाला जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ माइक्रोमीटर हैज़ अ नेगेटिव एरर ऑफ 0.03 mm. What is the correct reading if the micrometer measure 40.53 mm? यदि माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है जो कि 0.03 mm है और माइक्रोमीटर आपका 40.53 mm की रीडिंग पढ़ रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट रीडिंग क्या होगी ये आपको बताना है। तो माइक्रोमीटर की करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर उसमें नेगेटिव एरर है तो जो नेगेटिव एरर है और जो रीडिंग आई है उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ पर 40.53 में 0.03 अगर यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 40.56। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 40.56, ये देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो आप आंसर नंबर है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी है, 40.56 mm। ठीक है, यदि माइक्रोमीटर में यहाँ पर अभी पॉजिटिव एरर होती तो क्या करते हैं हम लोग, जो रीडिंग आई है उसी में से पॉजिटिव एरर की रीडिंग को घटा देते, तो आपका करेक्ट रीडिंग आ जाती है। ठीक है, अब जरा हम बता दें आपको कि ऋणात्मक त्रुटि यानी कि नेगेटिव एरर होती कब है। तो नेगेटिव एरर तब होती है जब माइक्रोमीटर का थिम्बल की जो जीरो लाइन होती है वो डॉटम की जीरो लाइन से ऊपर चले जाती है, तब आपका ऋणात्मक त्रुटि होती है। और जस्ट अपोजिट, जब थिम्बल की जीरो स्लीव की लाइन से नीचे चली आएगी तो वहाँ पर पॉजिटिव एरर हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, केरोसिन ऑयल इज यूज्ड एज अ कूलेंट व्हील ड्रिलिंग अ वर्क पीस मेड ऑफ। केरोसिन ऑयल का प्रयोग हम लोग कूलेंट के लिए किस मेटल के लिए वर्क पीस की ड्रिलिंग करने के वक्त लेते हैं? तो केरोसिन का प्रयोग किया आता है ड्रिलिंग करते समय कूलेंट के रूप में एल्युमिनियम की ड्रिलिंग करते समय कूलेंट के रूप में हम लोग केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में ज़्यादातर जो आपका बॉन्ड प्रयोग होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? तो ज़्यादातर जो बॉन्ड यूज होते हैं वो आपके होते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड। ठीक है, विट्रीफाइड बॉन्ड का ज़्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर
गिवन बिलो विच वन इज क्रॉस पेन हैमर। आपको चित्र में देख के बताना है यहाँ पर क्रॉस पेन हैमर यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, देखिए आपके सामने चित्र है। देखिए यहाँ पर क्रॉस पेन हैमर की पहचान आप किस प्रकार करेंगे। तो क्रॉस पेन हैमर की पहचान सिंपल है, किसी भी हैमर के पेन के अनुसार होगा उसकी पहचान करनी है। यदि आप देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये आंसर नंबर 3 होगा, सी यानी कि। क्यों होगा ये बता देते हैं आपको। देखिए आपको जो चित्र है क्वेश्चन नंबर 3 सी नंबर, इसमें क्या दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए आई होल यहाँ बना है। जब हम यहाँ पर हैंडल फिट करेंगे तो इस प्रकार हैंडल यहाँ पर फिट होगा। तो यहाँ पर इसका जो पेन आ रहा है वो क्रॉस में आ रहा है हैंडल के। तो यही पहचान हो गई यहाँ पर क्रॉस पेन हैमर की। ठीक है, स्ट्रेट पेन हैमर में क्या होगा, जो पेन होगा और जो हैंडल होगा उसकी आकृति क्या सीधी आएगी, सेम। जैसे आपका आंसर नंबर बी में आ रहा है, ये आपका स्ट्रेट पेन हैमर है। ठीक है, और जो आपका चित्र में ए नंबर दिखा रहा है ये आपका कौन सा हैमर है, ये आपका बॉल पेन हैमर है। ठीक है, आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। फॉर जनरल पर्पज अ बेंच वाइज इज फिक्स्ड एट अ हाइट ऑफ। जनरल कार्यों के लिए बेंच वाइज की एक निश्चित ऊंचाई होती है। ठीक है, बेंच वाइज की ऊंचाई कितनी होती है जनरल कार्य के लिए। वैसे तो बेंच वाइज का जो साइज होना चाहिए ऊंचाई होती है वो काम करने वाले कारीगर की कोहनी के अनुसार उसका साइज रखा जाता है। ठीक है, पर जो इसका अंक गणित में जो इसका जो मान है एक एक्चुअल साइज है वो आपका होता है आपके ऑप्शन के अनुसार 106 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेंच वाइज जो ऊंचाई होती है समानता वो 106 सेंटीमीटर होती है। अगर हम फुट में बात करें तो फुट में बेंच वाइज की जो ऊंचाई होती है वो 3.5 फुट होती है, और इंच में 3.5 फुट हो गया, और 42 इंच होती है आपकी बेंच वाइज की ऊंचाई इंच में। ठीक है, और सेंटीमीटर में बताई दिया आपको 106 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आइडेंटिफाई द मशीन शो इन फिगर गिवन बिलो। चित्र में दिखाई गई मशीन कौन सी है ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये चित्र है मशीन का, बताना है आपको यहाँ पर कौन सी मशीन है ये। तो देखिए यहाँ पर जो मशीन है ये आपका स्लॉटर मशीन है। ठीक है, स्लॉटर मशीन का ये चित्र यहाँ पर है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द बेड ऑफ अ लेथ इज मेड ऑफ। लेथ का जो बेड बना होता है वो किस मेटल का बना होता है। तो लेथ मशीन का जो बेड होता है वो किस मेटल का बना होता है, वो बना होता है कास्ट आयरन, ढलवा लोहे का। ढलवा लोहे का इसलिए बनाया जाता है कास्ट आयरन का बेड, लेथ मशीन का बेड, क्योंकि कास्ट आयरन का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। इस कारण यहाँ पर लेथ मशीन के बेड बनाए जाते हैं कास्ट आयरन के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंटर लेथ। सेंटर लेथ मशीन का कौन सा यहाँ पर पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर सेंटर लेथ मशीन का कौन सा पार्ट नहीं है, आर्बर। आर्बर सेंटर लेथ मशीन का पार्ट नहीं होता है, जबकि यहाँ पर सैडल, फीड रॉड और लीड स्क्रू तीनों ही चीज़ यहाँ पर सेंटर लेथ मशीन पर होती हैं, पर यहाँ पर आर्बर नहीं होता है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लेथ ऑपरेशन बीइंग डन। यहाँ पर आपको लेथ मशीन की क्रिया दिखाई गई है चित्र में, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी क्रिया यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्रिया की जा रही है उस क्रिया का नाम है नर्लिंग। अब नर्लिंग क्यों की जाती है, तो नर्लिंग किसी भी टूल में उसको पकड़ने पर ग्रिपिंग पावर अच्छी बन जाए, इसीलिए वहाँ पर नर्लिंग की जाती है। ठीक है, नर्लिंग करना क्या होता है, इसमें नर्लिंग टूल होते हैं जिनके द्वारा आपके टूल के हैंडल पे यहाँ पर कुछ आकृति बना दिया, जिससे क्या होता है जब आप पकड़ते हैं तो आपके हाथ में अच्छी ग्रिप आती है और आसानी से आप टूल को पकड़ सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर नर्लिंग होती है, यहाँ पर देखिए पहली जो होती है स्ट्रेट नर्लिंग। तो स्ट्रेट नर्लिंग में क्या होता है, जो यहाँ पर स्लॉट आते हैं वो ऐसे यहाँ पे
ऐसे बनी होती हैं पार्ट पे, ठीक है। तो इसी तरह आपके यहाँ पर रोलर में लगे होते हैं, नर्लिंग टूल में, यही आपका पार्ट में सेम आ जाता है। और अगला क्या होता है, क्रॉस नर्लिंग। क्रॉस नर्लिंग में क्या होता है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्रॉस और डायमर नर्लिंग में, ठीक है। देखिए क्रॉस नर्लिंग में क्या होता है, चित्र में क्रॉस नर्लिंग में 90 पे बनता है आपका, इस प्रकार लाइनें होंगी, उसी को यहाँ पर एक लाइन ऐसे यहाँ काट रहेगा दूसरा रोलर, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होती है, ये होती है क्रॉस नर्लिंग की डिजाइन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डायमंड नर्लिंग। तो डायमंड नर्लिंग होती है आपकी इस तरह की, आपकी यहाँ पर तिरछी रेखा जाती है 30 डिग्री कोण पर, और ये भी इसी को काटती हुई एक और रेखा होती है 30 डिग्री पे, इस प्रकार बनती है आपकी डायमंड नर्लिंग, ठीक है। और फिर होती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स नर्लिंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच अमोंग दिस मेटल इज द लाइटेस्ट। सबसे हल्का यहाँ पे धातु कौन सा है। तो दोस्तों सबसे हल्का धातु जो होता है आपके ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर वो एल्युमिनियम है, ठीक है। इसका एल्युमिनियम होने के कारण ही यहाँ पर ज़्यादातर एयरक्राफ्ट जो होते हैं, एयरक्राफ्ट की बॉडी जो होती है वो एल्युमिनियम की ही बनी होती है, पर वहाँ प्योर एल्युमिनियम प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ बहुत से अन्य मेटल मिला के उसे एक अलॉय मेटल बनाकर उसकी बॉडी बनाई जाती है, ठीक फ्रेंड्स। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है आइडेंटिटी द गेज शो इन फिगर बिलो, ठीक है। मतलब जो चित्र में दिया गया यहाँ पर आपको फिगर है, ये किसका है ये बताना है आपको। तो दोस्तों जो चित्र में यहाँ पर फिगर दिया गया है, ये आपका फिगर है वायर गेज का, ठीक है, वायर गेज, इसे वायर गेज के नाम से जानते हैं। क्या होता है, इसके द्वारा क्या करते हैं, इसके द्वारा दोस्तों हम लोग सीट की मोटाई ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्लॉट बने हुए हैं, चित्र में देख रहे हैं आप, यहाँ पर बने होंगे स्लॉट, इन्हीं स्लॉट में जो प्लेट यहाँ पर फिट आती है, तो वह जिस स्लॉट में आएगी वही उसका साइज जाएगा, ठीक है। वहाँ पर साइज लिखे होते हैं, ठीक है। और आपका सीट मेटल शॉप जो होती है वहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड वायर गेज प्रयोग की जाती है, जिसे हम लोग SWG बोलते हैं, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। एक अर्ध ठोस लुब्रिकेंट का यहाँ पर कौन सा उदाहरण है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस जो होता है ये अर्ध ठोस स्नेहक होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ग्रेफाइट आंसर है यहाँ पर जो, ये आपका ठोस होता है, ध्यान रखिएगा। जो ग्रेफाइट होता है ये एक ठोस लुब्रिकेंट होता है, और लॉर्ड ऑयल जो हो गया एक लिक्विड लुब्रिकेंट हो गया, ठीक है। कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल भी आपका यहाँ पे लिक्विड लुब्रिकेंट हो गया, पर यहाँ पर सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पे वो होगा ग्रीस होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है द मोस्ट कॉमन कटिंग फ्लूइड यूज इन ऑलमोस्ट ऑल मशीनिंग ऑपरेशन इज। ज़्यादातर जो मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं वहाँ पर कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर होगा सॉल्युबल ऑयल। सॉल्युबल ऑयल का जो ज़्यादातर यूज होता है वो ज़्यादातर कटिंग ऑपरेशन के लिए सब यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्युबल ऑयल में होता क्या क्या है, तो जो सॉल्युबल ऑयल होता है उसमें 1:20 का अनुपात होता है। अब 1/20 में क्या होता है, ठीक है, किसका रेशियो होता है ये बता देते हैं हम आपको। तो यहाँ पर जो 1 होता है ये आपका होता है तेल, ठीक है। 1 रेशियो जो होता है यहाँ पर वो होता है तेल का, और जो 20 होता है यहाँ पर होता है ये पानी। ध्यान रखिएगा, इसका रेशियो पूछता है, ठीक है। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला जा रहा है आपसे विच ऑफ दीज कटिंग टूल इज यूज टू फिनिश एंड इनलार्ज अ होल। ऐसी कौन सी क्रिया होती है, ऐसा कौन सा कटिंग टूल है जिसके द्वारा हम लोग होल को हल्का बड़ा करेंगे और फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। तो होल को फिनिशिंग करने और हल्का सा बड़ा करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो आपका होता है यहाँ पे रीमर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा C नंबर होगा रीमर। अगर आपसे यहाँ पूछता कि
कोई अंदरूनी होल है, उसमें आपको चूड़ियाँ काटनी है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिर टैप। अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं टैप का, ठीक है। और बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए यूज करते हैं हम लोग डाई का, ठीक है। और बोरिंग बार का यूज किया जाता है ड्रिल द्वारा किए गए होल को बड़ा करने के लिए, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला आ रहा है आपसे, द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ एन एग्जैक्टिंग ड्रिलिंग होल इज कॉल्ड। होल ड्रिल द्वारा किए गए होल के सिरों को बेवल कर देने की वाली कौन सी क्रिया होती है। यानी कि जैसे आपका एक ड्रिल होल है, इसके सिरों को यहाँ पर हमने बेवल कर दिया है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये बेवल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा ड्रिल द्वारा किए गए होल को यहाँ पर हम बेवल करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा यहाँ पर क्या, काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग में ड्रिल द्वारा किए गए होल को बेवल कर दिया जाता है उस सिरों को, ठीक है। और काउंटर बोरिंग क्या होती है, तो काउंटर बोरिंग में क्या किया जाता है, ड्रिल द्वारा किए गए होल को एक साइड से थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, ताकि उसमें एलन बोल्ट वहाँ पे फिट हो सके, ठीक है। स्पॉट फेसिंग क्या होती है, तो स्पॉट फेसिंग वहाँ पर ड्रिल द्वारा किए गए, जहाँ ड्रिल होता है उसकी सरफेस को बिल्कुल समतल बनाया जाता है ताकि क्या हो, हल्का सा कट लगाया जाता है। स्पॉट फेसिंग और काउंटर बोरिंग ज़्यादा अंतर नहीं होता, दोनों एक ही टूल द्वारा किए जाते हैं, परंतु काउंटर बोरिंग में गहराई अधिक होती है और स्पॉट फेसिंग में गहराई कम होती है, ठीक है। स्पॉट फेसिंग से हमारे जो वाशर होते हैं, नट होते हैं, वो सरफेस पे अच्छे से बैठ जाते हैं। और बोरिंग में क्या होता है, बोरिंग में ड्रिल द्वारा किए गए होल को बड़ा करने की जो क्रिया की जाती है वो बोरिंग कहलाती है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोल रहा है, फिगर गिवन बिलो शो अ टाइप ऑफ कट ऑफ अ फाइल। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है, ठीक है। इस फिगर में आपको कुछ दांते दिखाए गए हैं, कट बताना है आपको यहाँ पे कौन सी फाइल का कट दिखाया गया है, ठीक है। आइए दिखा देते हैं आपको ऑप्शन कौन कौन से हैं इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट और रास्प कट। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा ये है रास्प कट। यहाँ पर रास्प कट फाइल क्या होती है, इसका यूज हम लोग करते हैं लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक और कोई अन्य नर्म सॉफ्ट मेटल होगा, वहाँ पर इसकी फाइलिंग करने के लिए हम लोग रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। रास्प कट फाइल के ऊपर वी आकार के दांते बने होते हैं, या ट्रायंगुलर में बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आप देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, द टीथ ऑफ द हेक्सा ब्लेड आर ब्लंट एज सो ब्लो इट इज कॉल्ड। यहाँ पर आपको एक से दिखाया गया है फिगर, यहाँ पर जो हेक्सा ब्लेड के टीथ होते हैं वो किस सेटिंग में मुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। यानी हेक्सा ब्लेड जो दांते हैं दाएं मुड़े होते हैं, बाएं मुड़े होते हैं, सीधे होते हैं, इसे हम लोग कहते क्या हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सेट, ठीक है, स्टेगर्ड सेटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सेट। इसका यहाँ पूरा फुल फॉर्म नहीं दिया गया है, स्टेगर्ड सेट बोलते हैं इसे, तो यहाँ पर सेट आंसर आएगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में देखिए आपसे क्या बोला आ रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पेपर दैट कैन बी यूज्ड फॉर सैंडिंग डाउन हार्ड एंड रफ सरफेस, इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। ऐसा कौन सा पेपर है जिसका प्रयोग हम लोग रफ सरफेस पर उसकी घिसाई करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो थोड़ा साफ़ हो जाए, थोड़ा चिकनाहट आ जाए उसमें सतह पे। तो वहाँ पर उसे हम लोग जानते हैं उसे एमरी पेपर के नाम से, ठीक है। आपने ज़्यादातर घरों में यहाँ देखा भी होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं एक नए क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी आपको, क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का लेवल क्या क्या था, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें और आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है समय पर मिल सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।